ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਜਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ डिप्टी सीएम लाए जाएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू PPCC के प्रधान लाए जाएंगे, या नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ दोबारा कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋਗੇ? देखिए, इन सब चीजों में किस चीज में लाए जाएंगे, मैं बातचीत करके जो एक नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक समर्पण का पंजाब के लिए, पार्टी के लिए बनाया है, प्रण किया है, मैं उस पर उसको वो नहीं करना चाहूंगा। एक इंचार्ज की ऑब्जर्वेशन की है, इंचार्ज की ऑब्जर्वेशन की है। ये सब बातों पर हम बात करेंगे तो इससे नवजोत सिंह सिद्धू हर्ट फील करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के लिए काम करना चाहता हूं और मैं कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं, जहां राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ काम करना चाहता हूं। तो हम रास्ता निकालेंगे इसका जो है, क्योंकि ये सब चीजें आपस में बातचीत से। पर सर, तुसी इन्ने सीनियर पॉलिटिशियन हो, तुहानू पता कि अहुदा जरूरी हैगा, और तुसी इंचार्ज हो, तुसी ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस तरह दे नाल एडजस्टमेंट करनी। हरीश रावत की ऑब्जर्व करते ने कि नवजोत सिंह सिद्धू किस रोल च होने चाहिए? तुसी भाटिया जी अभी गल की दा कि भाई पुराने सीनियर आदमी हो, तो इसीलिए तो उतना ही बताऊंगा जितना इस समय जरूरी है, और बाकी उस समय बताऊंगा जिस समय उसका समय आ जाएगा, समय आ जाएगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी के जितने प्रशंसक हैं और उनके, मैं जानता हूं मीडिया में भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, उन सबको जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी कोई रास्ता निकाले। एक रावत साहब, एक होर बड़ी इंटरेस्टिंग गल तुसी कही कि कांग्रेस दे विच नीचे लड़ाई झगड़ा या आपस दे विच थोड़ी बहुत मतभेद है, वो नेहरू दे जमाने तो रहे है। कांग्रेस दे बारे एक भी गल कही जाती है कि नेहरू दे जमाने तो कांग्रेस खुद थले धड़े बना के रखदी है। ये कल्चर कांग्रेस दे विच रहिंदा है कि लॉबीज बणियां रहिंदियां हमेशा ही। तुहानूं लगदा कि ये लॉबीज जिहड़ियां बणियां सीगियां हुण तक अगर हुण नहीं जांदियां ते 2022 दे विच वड्डा डैमेज करनियां? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक समझा कांग्रेस को। कांग्रेस में इंटरनल डिस्कशंस होते हैं और इश्यूज पर कभी कभी राय भी अलग अलग होती है और उसमें बड़ी लंबी डिबेटें चलती हैं। और आज भी वो परंपरा कायम है और हम उसको कायम रखना चाहेंगे। यही कारण है कि भारत जैसे डाइवर्जेंट व्यूज के, डाइवर्जेंट कल्चर के, डाइवर्जेंट अनेक प्रकार की एस्पिरेशन वाले देश को हम एक साथ बात करके चलते हैं, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों के पास बहुमत हो सकता है, लेकिन भारत की समझ पैदा नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ एक ही समझ है और हमारे वहाँ बहुत सारी समझें मिल करके समझ की गंगा बनाती हैं। तो हम चाहते हैं कांग्रेस की ये परंपरा बनी रहे। और सिर्फ इसीलिए मैंने अपने सब साथियों से कहा, मैंने कहा जो भी आपकी राय है, आप अलग अलग राय रख सकते हैं चीजों के विषय में, और जो भी सुझाव है वो सुझाव आप पहले मुझको दीजिए, ताकि मेरे तक वो जानकारी सरप्राइज के रूप में नहीं आनी चाहिए, बल्कि मैं उसके लिए पार्टी लीडरशिप को और अपने स्तर पर भी आप जो चीज कह रहे हैं उसका समाधान सोच करके रखूं। पर रावत साहब, जिहड़ी कांग्रेस दी समझ दी गंगा है, इहदे उपर जिहड़ा ब्रिज है, ਉਹਦੇ एक पासे खड़े ने नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे पासे खड़े ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या इस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ एक बात जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि बड़े से बड़ा ब्रिज भी जो है दो पिलरों पर खड़ा रहता है, दो एबैटमेंट को, दोनों हमारे जो है स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर ही हम पंजाब में कांग्रेस का एक बड़ा प्रा है, दूसरा छोटा प्रा है। एक अनुभव से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर सारे पंजाब को, और मुझे स्वयं, मैं उनके साथ 1980 में पार्लियामेंट में आ गया था, मुझे गर्व है। और दूसरा हमारा होनहार ऐसा व्यक्ति है जो पंजाब के लिए और देश के लिए
भविष्य के लिए बहुत बड़ी एक शक्ति, मतलब कांग्रेस ਦਾ ਭਵਿੱਖ बड़ी- ਨਵਜੋਤ बड़ी ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ बड़ी ਕਿ ताकत। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ इसलिए- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? इसलिए मेरी वाहेगुरु दी नाल ये हमेशा अरदास रहेगी कि वाहेगुरु दोनों मेरे स्तंभों को, पिलर्स को मजबूत करना और दोनों जो है हमारे ऐसे पुल का काम करें ताकि हम पार्टी को भी आगे बढ़ा सकें और साथ साथ जो है पंजाब, और ये जो पंजाब आगे बढ़ता है तो आप जानते हैं पंजाब देश के लिए कितना महत्वपूर्ण स्टेट ਸਰ है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ? जी साड़ी गल हुई, मैं तो उनसे बात ही करके तो आया और उन्होंने कहा इज माई छोटा भरा और जरूर बात करिए। और लेकिन क्योंकि मैं जब तक सिद्धू जी से बात नहीं हुई तो मैं कोई चीज ये कहूं कि मैंने कहा ना आपसे कि कई चीजें ऐसी होती हैं, यदि आप समय से पहले उन चीजों का जिक्र करते हैं तो उससे किसी के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी पर भी उसका एक असर पड़ता है। तो सिद्धू जी की पर्सनैलिटी जो है वो अध्यात्म को समर्पित है, वो पंजाब को समर्पित है और उनके मन में राहुल जी के लिए, प्रियंका जी के लिए अपार प्रेम है। अब ये और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के लिए आदर भाव है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी क्षमता के अनुरूप रास्ता निकालें। ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੈਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ। छोटे भाई बड़े भाई में यदि कहीं थोड़ा समझ का तफरका पड़ता है, अंतर आता है तो हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। यह तो भाइयों के बीच में बुरा होता है और ये तो दोनों छोटे बड़े भरा है, इनको तो दोनों को साथ चलना है और पंजाब में कांग्रेस को शक्ति देनी है और पंजाब के माध्यम से देश को शक्ति देनी ਦੇਸ਼ है। ਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ? दिल्ली के बीच भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया और बल्कि पहले हमने मीडिया के माध्यम से, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, राहुल गांधी पहले पॉलिटिकल लीडर थे देश के जिन्होंने तीनों अध्यादेशों को किसानों के हित के खिलाफ बताया। और आई एम प्राउड टू से दिस, माय चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करते हुए इन तीनों विधेयकों का, बातचीत विषय कोविड था लेकिन इन 3 विधेयकों पर भी कहा कि ये विधेयकों को आपको कानून, अध्यादेशों को कानून का शक्ल नहीं देनी चाहिए, इससे किसान में नाराजगी है, उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट चली तो हमने पार्लियामेंट में विरोध किया। राज्यसभा में हमने इतना समर्थन जुटा लिया था कि उनके सहयोगी दल भी राज्यसभा में हमारे साथ वोट करना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से केवल वॉइस वोट से, जबकि एक व्यक्ति भी डिवीजन मांगता है तो लोकसभा राज्यसभा की नियमावली कहती है कि डिवीजन हो, लेकिन हमारी डिवीजन की मांग को ठुकरा दिया गया और विधेयक को वॉइस वोट से पास घोषित कर दिया गया। तो हमने उस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया और हमने उस सड़क, जो भारत की संसद कहां से ताकत लेती है, कहां से ताकत लेती है? हमारे संविधान के अनुसार जो पंचायतें हैं, जो हमारी जनता की पंचायत है, जो लोग हैं, उनसे ताकत लेती है। और विपक्षी दल के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आए। हम पंजाब की जनता के पास भी जा रहे हैं,
हम हरियाणा की जनता के पास भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के पास भी जा रहे हैं। और हम ऐसा नहीं है कि अकाली दल या कुछ दलों की तरीके से केवल एक दो स्टेट की पार्टी हो। हमने पूरे देश के अंदर किसानों के बीच गए हैं और किसान सड़कों पर हैं। देखिए कर्नाटक के अंदर कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र के कुछ भागों में आंदोलन चल रहा है, अब मध्य प्रदेश में भी, और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक में भी बड़ी सुगबुगाहट है। यही वो उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, 3 बार अटेम्प्ट के लोग वहां से दिल्ली चलने का कर चुके हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जब सरकार जो संस्थाएं बनी हैं संस्थागत रास्तों के माध्यम से नहीं सुनती है तो फिर जन दबाव का रास्ता निकाला जाता है। वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है और हम उसी लोकतांत्रिक रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। और मेरे नेता उसी लोकतांत्रिक रास्ते का अनुसरण करने के लिए पंजाब की वीरों की धरती से, अन्नदाताओं की धरती से, गुरुओं की धरती से, न्याय की धरती से आशीर्वाद लेकर के किसानों की आवाज को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। पर सर किसानां ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ यूपीए ਵੀ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो लगता कि कांग्रेस के कोलों इत्थे भी चूक होगी। देखिए स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है कांग्रेस के समय में ही बनी और हमारा ही प्रयास था। वो एक आदर्श स्थिति बनाई गई और उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और यूपीए के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में निरंतर इन्वेस्टमेंट बढ़ा। राष्ट्रीय कृषि योजनाओं जैसी योजनाओं के जरिए राज्यों को बड़ी सहायता मिली और उसका परिणाम था कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को करीब 4.5%, 4.69% लेकर के गए वो ग्रोथ छोड़ करके गए, जो गिर करके एक समय में तो 2% के आसपास आ गई थी। ये तो किसानों ने फिर से संभाला तो आज फिर 3-3.5% के करीब आई है। जैसे देश की अर्थव्यवस्था एक सेकंड अर्थव्यवस्था भी बची है। तो ये इसलिए किया जा रहा था जब ग्रोथ होगी तब धन जुटेगा और उस धन के अनुसार हम सने जो है हमने जो खरीद मूल्य था उसको एक आदर्श स्थिति तक लाने की तरफ हम चल रहे थे। और हमने कभी बड़ी बातें नहीं की। हमने कहा कि हम उस स्थिति को लाएंगे जिसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू किया जा सके और हमने उनकी रिपोर्ट का 80% लागू कर दिया। 80% लागू किया स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का। एक जो मेन बिंदु था हम उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और अब ये सरकार उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े लेकिन ये फजिंग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ही चेंज कर दे रहे हैं। जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला बनाया ये उस फॉर्मूले को ही बदल दे रहे हैं ताकि ये भी कह सके कि हमने लागू कर दिया है और वास्तविक अर्थों में किसान को कुछ नहीं मिल पाया। पर फिर किसानों की नाराजगी जायज है, एक दोनों पक्षों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भी, एनडीए के लिए भी और यूपीए के लिए भी। किसान एक बात जानता है कि एक दिन के अंदर ये सब चीज नहीं हो सकता, 1 साल 10 साल के अंदर भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एक आदर्श स्थिति के लिए, एक मॉडल स्थिति जो किसानों के लिए बननी चाहिए और हम उस दिशा की तरफ पूरी कृषि को लेकर के आए हैं। क्या एमएसपी किसने लागू की? मंडी सिस्टम किसने खड़ा किया? एफसीआई जैसी खरीद एजेंसियां, यदि खरीद एजेंसी न हो तो भी एमएसपी नहीं मिल सकता है, वो किसने खड़ा किया? हमने अन्न की खपत बढ़े उसके लिए पीजीएस सिस्टम जो सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली, अन्न सुरक्षा की प्रणाली है, वो किसने किया? सस्ता अनाज 2 रुपया किलो, गेहूं 2 रुपया किलो, चावल वाला क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसलिए कि लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाया जा सके और जब मांग रहेगी तो अनाज के वस्तुओं के दाम, जीन्स के दाम ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखिए ना, इसीलिए हमने किसान को की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए आप दाल मिशन किसने चलाया, ऑयल मिशन किसने चलाया, ब्लू मिशन किसने चलाया,
हॉर्टिकल्चर मिशन किसने स्टार्ट किए, ये जितने भी हैं ये सारे मिशन सब कांग्रेस के समय में स्टार्ट हुए ताकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आगे बढ़ सके। ये सब पार्ट ऑफ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हैं। तो आदर्श स्थिति एक दिन में खड़ी नहीं होती है, उसके लिए समय लगता है। हम उस दिशा में बढ़ रहे थे, मगर इन्होंने जो फजिंग की जिसकी वजह से इनकी निंदा होनी चाहिए, इन्होंने उस आदर्श स्थिति के फॉर्मूले को ही ध्वस्त कर दिया, उसको जो है इस तरीके से रिमॉडल कर दिया कि वो स्थिति आदर्श स्थिति कभी आ ही नहीं सके। ठीक ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? पहली बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रताप बाजवा या शमशेर सिंह दुल्लो कहना, यहां तक कि नवजोत जी कहना भी गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारी पार्टी के न केवल पंजाब में आज एक भरोसा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक भरोसा है। जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, यदि भगवान ने चाहा तो एक दिन ये स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की भी आएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सेंटर की पॉलिटिक्स से जाएंगे, ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप पत्रकारगण हैं, आप तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि और पत्रकार और एंकर में कोई अंतर है ही नहीं। तो यह आपका गुण है, आपने मेरी बात को जो है ठीक तरीके से पकड़ लिया। लेकिन हकीकत यह है कि व्यक्तित्व पंजाब में 2022 में कांग्रेस की जीत के बाद अमरिंदर सिंह जी के व्यक्तित्व में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा इजाफा होगा। और देश के लिए पंजाब का कोई न कोई लीडर एक राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो और सबके लिए आदरणीय हो, यह बहुत आवश्यक है। ये देश के लिए कई दृष्टिकोणों से आवश्यक है। ये पंजाब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2022 तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के लीडर हो सकते हैं, कौमी लीडर हो सकते नहीं। वो कौमी लीडर के रास्ते में है, कौमी लीडर हम मानते हैं, क्योंकि पंजाब को जो लीड करे और पंजाब के डेवलपमेंट के लिए काम करे तो उसको किसी के दर्जा देने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ एक्वायर्ड जो है उनका उन्होंने वो स्टेटस है उनका। लेकिन जो बात मैं कहना मैं एक इन्फॉर्मेशन इतने पास ऑन जरूर करना चाहना, लाइव इंटरव्यू हो रहा है लाइव दे विच, मैं एक इंटरव्यू जरूर पास ऑन करना चाहना। हरीश रावत हुणां दी ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਵੇ। यही मतलब है जी ਇਹਦਾ? नहीं, ये मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2022 में हमारा पहला टेस्ट है जनता का विश्वास जीतना, और दूसरा टेस्ट जो है फिर पार्टी के अंदर। सर कॉन्फिडेंस जीतोगे 2022? वो काम जो है, देखो मैं डेमोक्रेटिक व्यक्ति हूँ, इसलिए किसी व्यक्ति, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 2022 में जीतेंगे करके, लेकिन मैं उसके लिए सब चीजों को फोरकास्ट नहीं कर सकता। मैं केवल विनती कर सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता से विनती ही करनी पड़ती है। जी। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करते हुए आया भी हूँ। अब रहा सवाल जो आपने कहा, वो समय के साथ हमारी पार्टी निर्धारित करेगी, पार्टी लीडरशिप निर्धारित करेगी, क्योंकि वो प्रोरोगेटिव पार्टी लीडरशिप के पास है। मगर इतना जरूर है कि ये जो हमारे जिन नेतागणों का आपने नाम लिया, ये सभी हमारे नेता जो है पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नेता है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दूसरी जिम्मेदारियों पर रहे हैं। हम इनकी बात को सुनेंगे कि क्यों ऐसा उनको कहना पड़ा, और उन कारणों का समाधान भी निकालेंगे, और कैप्टन साहब के साथ बैठ करके ही समाधान निकालेंगे। मगर जैसे आपने कहा, दुल्लो साहब ने पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए कहना कि वो तो जो है पिंजरे का तोता है, ये प्रताप सिंह बाजवा ने बोला।
इस तरीके की कोई ये बातें जो है मेरे लिए भी आपत्तिजनक है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी बात कहे वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहे। उसके लिए यदि उनको पीसीसी प्रेसिडेंट का माध्यम नहीं चाहिए, वो मेरे पास आए, मैं उपलब्ध रहूंगा। यदि मेरे से भी संतुष्ट नहीं है तो पार्टी के अंदर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बात करें। उनसे भी वो संतुष्ट नहीं है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करे। हमारे इन दोनों नेताओं को कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने की एक्सेस पूरी तरीके से हासिल है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पर इसलिए ये चीजें जो है चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नहीं आनी चाहिए। पर सर, एक बड़ी सीरियस एलिगेशन ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀयस एलिगेशन ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੀਰੀयस एलिगेशन ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਂਦਾ कि बीजेपी नहीं खड़ी सी, ये कांग्रेस की खड़ी की थी लॉबी सी, कांग्रेस की इजाजत ना बोलिया गया जो बोलिया गया। मैं किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को नहीं स्वीकार करता, मगर एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, हम दूध के जले हुए हैं। जिस प्रकार से हमारी पार्टी को डिमोलिश करने के लिए एक हमारे पार्टी के लीडर्स को तोड़ने का एक सिलसिला आसाम से चला, फिर अरुणाचल में चला, फिर उत्तराखंड में चला, मैं उसका सबसे बड़ा विक्टिम हूं। और उसके बाद कर्नाटक से फिर हमारे वहां सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब मेरी गवर्नमेंट एक इतिहास बनाते हुए रीइंस्टेट हो गया और चीफ मिनिस्टर, मैं फिर से चीफ मिनिस्टर हो गया, बर्खास्त मुख्यमंत्री, कभी दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। बोमई जी के मामले में भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे मामले में हुआ तो एक ब्रेक लगा। लेकिन उस ब्रेक के बाद फिर कर्नाटक में शुरू कर दिया गया और मध्य प्रदेश में हमने देखा। तो ये सब चीजें जिस तरीके के डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सत्ता के बल पर, अपनी एजेंसीज के बल पर, जिनमें सीबीआई, ईडी आदि सब सम्मिलित है, और विपक्ष को तोड़ना चाहती है, उसको कमजोर करने पर लगी हुई है, तो वो स्थिति को देखते हुए हमको, प्रत्येक नेता को, पार्टी के लिए वफादारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो कांग्रेस के सिद्धांतों में यकीन करता है, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है कि बीजेपी जैसे चालाक, चालबाज और घात लगाए हुए संगठन से हम कभी भी धोखा न खा जाए। पर सर, तुसी मुलाकात नहीं करोगे प्रताप बाजवा या शमशेर दूलो? दो बातों में मेरी गल होगी। मैं तो प्रताप और मैं तो दोनों यूथ कांग्रेस से साथी निकले, दोनों भी मेरे पुराने दोस्त हैं। सबसे पहले पंजाब के प्रभारी बनने के बाद मैं अंबिका जी का आशीर्वाद लेने के लिए गया था, तो वे मेरी प्रेसिडेंट रही हैं। और उसके बाद अपने इन दोनों दोस्तों से मिला हूँ, खूब जम करके हमारी गल हुई है, बातचीत हुई है। हल हो रहा है मसले का कोई है नहीं? जी हल होता। और उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई भी कमजोर करने वाली बात नहीं होगी। उन्होंने कहा हमने तुमको जिन कारणों से हम कुछ बातें कह रहे थे तुम्हारे तक रख दी है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करो। अब मेरे आते आते इतनी तेजी से डेवलपमेंट होने लग गए हैं, शिकायतें ज्यादा आ गई हैं। एक किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरा अपना मानना है जिस समय किसान के अस्तित्व पर प्रहार हो रहा है, किसान को किसानी के लिए और खेती के लिए इतनी बड़ी चुनौती आई है, तो उस समय हमारा कोई और सवाल गौण हो जाते हैं। हमको पूरी ताकत से, और पंजाब गवर्नमेंट को और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पूरी ताकत से किसानों के हित को कैसे संरक्षित करना चाहिए, उस पर ताकत लगानी चाहिए। और हरीश रावत से लेकर प्रताप बाजवा, शमशेर सिंह दूलो और दूसरे सबका कर्तव्य है कि हम कैप्टन के इस मामले में हाथ मजबूत करें। तो इसलिए ये वो नहीं है, मगर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों को हम उनका महत्व नहीं समझते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सने सने उन चीजों का समाधान निकाल रहे हैं, और एक समाधान में पंजाब के लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। हमारी कोविड के बाद स्थिति बहुत बदली, और कोविड में पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्पाइट ऑल ऑड्स
लोग कहते थे पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण होगा। हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है कोविड पे, लेकिन उसमें धन बहुत लगा है। उधर हमको मनरेगा में पैसा नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी का पिछले 7.5 महीने में लगा लीजिए, हर चौथे महीने देना था इनको, इन्होंने अभी तक हमको करीब ये 12-14 हजार करोड़ रुपया होगा और वो पंजाब को नहीं दिया है। और इस कारण थोड़ी सी जो है जो उनको कई योजनाओं बहुत अच्छी उन्होंने बातें कही, तो उन पर अमल करने में थोड़ा सा विलंब आ रहा है पैसे के कारण। लेकिन जैसे ही स्थिति में सुधार आएगा तो उन चीजों को भी एडजस्ट किया जाएगा और उनके उठाए हुए हर बिंदु पर पार्टी शीर्ष स्तर पर भी और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कार्रवाई करेगी। सर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, अफसर के कहते काम हो जाता। इसनू लेके तुसी की हल कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो यह है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव बनाना पड़ता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट एज्यूम द रोल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज वेरी क्लियर। ये तन्नू भी आईयां शिकायतें वालियां। चीफ मिनिस्टर हैज मेड दिस थिंग वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ हमने कोशिश ये की है कि हमारा वर्कर नू जहां शिकायत आती है उनके साथ रैपर्ड बने, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे मंत्रियों से कहें कि वो पीसीसी और डीसीसी के दफ्तर में बैठे ताकि हमारे वर्कर की ये शिकायत दूर हो सके। विधायक गणों ने कहा कि साहब जरा कैप्टन साहब ज्यादा मिले, मगर मैंने कहा क्या है, जब मिलते हो कैसा है क्या है, कहने लगे साहब हमारे सब काम हो जाते हैं जब हम कहते हैं तो, लेकिन अब वो चाहते हैं ज्यादा मिले। अब इधर कोविड है, उधर इस समय अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में है। एमएलए के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मैं भी एमएलए था तो मेरी सड़कें कुल बुलाती हैं, मेरे स्कूल कुल बुलाते हैं, बहुत सारे सवाल कुल बुलाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर खाली जेब यदि मिलेंगे तो थोड़े दिन बाद एमएलए निराश होंगे। इसलिए निराश के बजाय शिकायत बेहतर ना मिलना बेहतर फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, एमएलए विश्वास रखें, चीफ मिनिस्टर एक एक करके निमंत्रण दे करके कॉफी विद कैप्टन के तरीके से उनसे संवाद करेंगे। सर, नवजोत सिंह सिद्धू हुणां दा तुसीं गलबात ते एक साइड ते ला दित्ती, पर होर कई ऐसे लीडर ने पंजाब दे विच जिन्हां नूं कहा जांदा कि राहुल गांधी दे बड़े करीबी सीगे, राहुल टीम दे मैंबर सीगे, पर पंजाब दे विच ओह एमएलएस एडजस्ट नहीं होए। तुसीं कहो तो मैं कुछ एमएलएस दे नाम मैंशन कर सकदा, अदरवाइज तुसीं जाणदे हो, तुसीं सारे एमएलएस नूं मिल लिया, उन्हां नूं ਇਹ शिकायत हैगी है कि ਅਸੀਂ टीम राहुल दे सीगे, शायद इस करके पंजाब दे विच काफी हद तक साडी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। टीम राहुल जी जो मेंबर्स हैं उनको ये समझना चाहिए, राहुल जी हमारे 30 साल के लिए देश के नेता है, 30-35 साल के लिए एक भविष्य के लिए है। तो हमेशा जो है जो लंबी रेस के घोड़े के साथ दौड़ेंगे तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दौड़ने के लिए अपनी टांगें मजबूत करनी पड़ती है। देखो मैं भी हमको उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। पर ये शिकायत जायज लगती है नाजायज लगती ਤੁਹਾਨੂੰ? क्या एमएलएस दी कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ एडजस्ट नहीं किया गया, ये शिकायत जायज है या नाजायज है? नहीं, देखो सब एडजस्ट नहीं हो सकते, आखिर हैं तो अपने बीच के लोग, और फिर हमारा बड़ा बहुमत आया, इसलिए थोड़ा सा दो एक लोग को ही एडजस्ट भी होते तो बड़े बहुमत में फिर छांटना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए थोड़ा सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए, और पार्टी में जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो आज नहीं तो कल
हमारा अवसर आता है और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी क्षमता लगा दें अवसर बनाने में, और 2022 का अवसर बनाएंगे तो फिर 2023-24 कभी तो हमारा वक्त आएगा। सर ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾत हुई है? जो है सोशल दोनों उस फॉर्मूले पर बात करेंगे। जो भी पंजाब की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आवश्यक है और जहां भी उसमें संतुलन नहीं है वो संतुलन भी बनाएंगे, न केवल कुछ पर्सनैलिटीज का संतुलन बनाएंगे, बल्कि हम कुछ पॉलिसीज का भी संतुलन बनाएंगे और कुछ हमारे एससी वर्ग ओबीसी के लिए इनसे वादे हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए भी हम संसाधन टटोल रहे हैं, निकाल रहे हैं वादा। क्यों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਆંકੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 36% ਨੇ ਔਰ 15+1 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੇ 32% ਵੋਟਰਸ ਨੇ, 32.2, ਔਰ 23 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ 31% ਔਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। मैं उस नाल जोड़ के सवाल कर रहा हूं। देखिए, हमारी सब लोगों से बातचीत हुई है, उनका अपने रिप्रेजेंटेशन का सवाल हमारे लोगों ने हालात को देखते हुए और फिर अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो वादे हमने किए हैं हमारे लोगों के साथ, जो आपने कॉल किया है उसको आप पूरा करने की दिशा में करिए। और मैंने भी उनको आश्वस्त किया है और चीफ मिनिस्टर साहब के ने एक से अधिक बार उस बात को कहा है कि मुझे उन लोगों का ख्याल है और मुझसे भी उन्होंने कहा है कि वो तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे संसाधन जुटाए जाए ताकि उन वादों को पूरा किया जा सके। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਚਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ 2022? देखिए, धड़ेबंदियां तो हमारी ताकत बनेगी। एक पिता गौरवशाली होता है जिसके 6 बेटे 8 बेटे सब अपने अपने तरीके से काम करें और जिस समय परिवार के लिए जुटने की जरूरत है सब जुट करके खड़े हो जाए। पर सानू पढ़ाया जाता है कि एकता च बल हुंदा, ये सब एकता होगी। इस समय टाइम आने दीजिए, आप सबको एक साथ खड़े देखेंगे। अब रहा सवाल हमारे जो अपोनेंट हैं, भाजपा के ने जो ये बड़ा भारी महागुनाह किया है किसानों वाला, और दूसरा मजदूरों के साथ किया है, और तीसरा जो जीएसटी का गुनाह है, न केवल हमारा पैसा रोका है बल्कि जीएसटी और नोटबंदी से सर्वाधिक यदि नुकसान किसी राज्य को हुआ है तो पंजाब को हुआ है, क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी खेती के बाद जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर, छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज पर, मीडियम इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती थी। वो सारी इंडस्ट्रीज तबाही में आई। तो इसलिए मोदी जी को पंजाब का छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी और व्यापारी भी माफ करने वाला नहीं है। जिनके वोटों पर वो शहरों में वो सेंध लगाते, किसान जो है डंडा लेकर के भाजपा वालों के लिए खड़ा है, उनका जो हिसाब करेगा। हरसिमरत कौर जो आज रो रही हैं इतना, वो जिस समय अध्यादेश पारित किए गए तो धन्यवाद भाषण इन्होंने ही सब किया, और उसके बाद बाहर आकर के जिस तरीके से ताली बजा बजा करके वो वकालत कर रही थी इन तीनों अध्यादेशों का, एवरीबडी इन पंजाब हैज सीन दैट। ये तो पंजाब का किसान जब आंदोलन में आ गया तो इनको लगा एसईडी वालों को कि अब तो हमारा पंजाब में घुसने का लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफे देने का नाटक किया। और जब लोगों ने कहा तुम फिर चोर दरवाजे से फिर सरकार में जाना चाहते हो, तो इसलिए गठबंधन से बाहर आए। मगर एक बात भाटिया जी, आप मेरी नोट करके रखना,
और इसको जब ये हो जाएगी बात तो मेरा जिक्र जरूर कर देना, ताकि पंजाब के प्राण लोगों को ये मालूम रहे कि एक व्यक्ति उत्तराखंड से आया था, हेमकुंड साहब की धरती से, नानकवत्ता और रीठा साहब की धरती से, जिसने यहाँ पहले ही कह दिया था क्या होगा करके। आप देखेंगे जैसे ही ये 2022 के चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे, सुखबीर सिंह बादल जी, प्रकाश सिंह बादल जी को लेकर के जो है मोदी जी के पास खड़े होंगे, कहेंगे सानू तुहाडा पुराने पार्टी हैं जी, पुराने दोस्ता है और तुसी साडे भरा हो और मेरे बेटू ने गलती कर दी ना, इसको माफ करो और हमको फिर ले लो, हम तो आपके गठबंधन में आएंगे। फिर एनडीए महान कहते हुए सुखबीर सिंह बादल एंड कंपनी वो एनडीए का पार्ट बन जाएंगे। आप देख लीजिएगा सर, आप देख लीजिएगा। तो इस समय एक षड्यंत्र के तहत भाजपा और एसएडी शिरोमणि अकाली दल इसको बांटना चाहता है। आप देखिएगा कि कुछ उग्र नारे आप दोनों तरफ से सुनेंगे उस दिनों में, ताकि लोगों को डिवाइड हो, यहाँ की शांति बढ़ जाए। और उसके खिलाफ मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ, ऐसा करोगे तो पंजाब तुमको कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी जो हमारे नए नए दोस्त हैं उनको एक बात समझना चाहिए, पंजाब को समझना पड़ता है। पंजाब देश का जो है ये केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ से 13 एमपी है या कितने एमपी है। पंजाब का एक नेचर है अपना, देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है और इसलिए ऐसे हाथों में कोई भी पंजाबी लोग कभी भी बागडोर नहीं देना चाहेंगे जिनकी पंजाब की समझ डेवलप होनी अभी बहुत शेष है। तो आगे कभी प्रतीक्षा करे, इस समय जो है उनके लिए अभी उनमें वो समझ नहीं है। और पंजाब के लोगों को मालूम है, जब हमारे पास अमरेंद्र सिंह जी जैसा और कांग्रेस जैसी पार्टी मौजूद है तो हम दूसरी तरफ क्यों देखें। जो करेंगे, जो रह गया होगा आगे पूरा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पर ही मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब भरोसा दे पाएगा। आखिरी सवाल सर, जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, कदों तक बुलाया जा सकता। आखिरी सवाल। देखिए, मुख्यमंत्री जी जल्दी बुलाना चाहते हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर के विषय में भी कानूनी पहलू देखने आदि के लिए कमेटी बना करके कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। आप दोनों में कि क्या इसका समाधान निकाल रहे हैं और क्या किया जा रहा है वो आप, और कब विधानसभा सत्र जल्दी बुलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैंने इतने नवजोत जी का बड़ा प्राही नहीं हूँ, बल्कि मैं उनका दिल में चाहने वाला जो है प्रशंसक हूँ। तो मैं उनको बहुत जल्दी जो है फुल फॉर्म में सिक्सर और फोरर लगाते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है इसकी वाहेगुरु मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। वो जल्दी फोरर सिक्सर लगाते और कांग्रेस के टर्फ पर खेलते हुए आपको दिखाई देगी। क्रिकेट ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿਕਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਿਊਜ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।